नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन विंग में आपका स्वागत है। जैसे कि कल संडे को एक पेपर हुई सहकारिता विभाग का, जिसमें जो एक बहुप्रतीक्षित पेपर था, जिसमें कयास लगाए जा रहे थे कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे कि जिस प्रकार से लोगों ने पढ़ाई किया था कि एक्ट को बहुत निचोड़ के पढ़ा था, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल था वो कहीं नागवार गुजरा और जो मेहनत किए थे और जो नहीं किए थे उनके लिए शायद एक्ट वाला जो पोर्शन है वो दोनों एक समान हो गया। फिर भी अभी कट ऑफ की जो बात है ना, कट ऑफ की जो बात है बहुत चल रही है कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो कट ऑफ कितना जाएगा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जस्ट 5 मिनट बाद। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 25 क्वेश्चन है उसमें भी जो 4 क्वेश्चन है वो बहुत सारे लेंथी क्वेश्चन है और उसमें अनएक्सपेक्टेड है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको उन क्वेश्चनों को देखना है। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे बारीकी से ये करूंगा कि उसका आंसर क्या आ सकता है और तथ्यों के साथ, है ना, हवा हवाई में बात नहीं करना है, क्योंकि मैं भी एक एक्सपीरियंस था इसमें, मैं भी इस पेपर में अपियर हुआ हूँ। तो कट ऑफ वही व्यक्ति अच्छे से बता सकता है जो उस पेपर में जाकर उस प्रश्नों को उस पेपर हॉल में जिस हिसाब से वहां पे सिचुएशन बनती है ना, माइंड कभी काम नहीं करता है ना, बहुत सारी गतिविधि रहती है जो एक पेपर हॉल में जाकर ही समझ में आती है। कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो बता देते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, ये कट ऑफ जाएगा। तो उन सभी चीजों को, बातों को छोड़ते हुए मैं अपना पर्सनल ये और जो पिछले समय में भी महिला परीक्षक का हुआ था उसमें भी मैंने कट ऑफ बताया था जो उसी के आसपास गया था। ठीक है, तो आज मैं अपने अनुभव और जो आपके सोशल मीडिया में जो चल रहा है, जो जानकारी आ रही है कितना कट ऑफ जाएगा, कितना किसका कट ऑफ जा रहा है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। और ये जो कट ऑफ बता रहा हूं वो एक सटीक के आसपास ही बैठेगा, है ना, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बता रहा हूं। बहुत जने का यहाँ पे फीडबैक लिया गया है तो उस हिसाब से आपको कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। तो पढ़े लिखे लोग से ही कट ऑफ लिया गया है, ऐसे लोगों से नहीं जो पेपर में जाकर बैठ गए उसके बाद वो ला रहे हैं 50 नंबर 52 नंबर। तो इन लोगों से फीडबैक नहीं लिया गया है। जो प्रॉपर 2 महीने का टाइम था, 15 दिन और एक्सटेंड हुआ, तो 2 महीने के टाइम में जिसने मेहनत करी है उनसे फीडबैक लेकर ये कट ऑफ तैयार किया गया है। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन पे आता हूं, उसके बाद बस 5 मिनट का रहेगा क्वेश्चन, उसके बाद मैं कट ऑफ पे की हो जाऊंगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका लाभ और हानि खाता। लाभ और जो हानि खाता है उसे संबंधित है कि निम्न रूप से दर्शाया जा सकता है। तो पहला है बजट, दूसरा है आपका बजट है, दूसरा है खाता, रोकड़ बही, उपरोक्त सभी। तो ठीक है, कैश बुक ये किसमें रहता है, ये बैंक क्षेत्र में कैश बुक का यूज किया जाता है, तो ये तो डिलीट हो गया। रोकड़ बही, अब ये डिलीट हुआ तो ये भी डिलीट हो गया। बजट के रूप में इसको ये नहीं किया जाता क्योंकि लाभ हानि खाते में क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ा जाता है ना। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वही चीजें आती है जैसे हम खर्चे वर्चे निकालते हैं। तो आपका लाभ हानि खाता में, खाता को एक प्रकार होता है, आप भी अपना अकाउंट अगर बनाते होंगे तो उसमें सभी चीजें रहती है, कितना व्यय हुआ कितना आय हुआ, तो ये खाते के रूप में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो सहकारिता विभाग का है। 25 क्वेश्चन उसी को बस लेके चल रहा हूं। सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर तो आपको पता है, बी होगा, प्रत्येक व्यक्ति में सहकारिता और स्व सहायता को उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो नंबर का क्वेश्चन है उसमें सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी का परिसमापन किया जाता। अब ये बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि परिसमापन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर कितने में था, 69 में था। और यहाँ पे बोला गया था धारा 59 और कम से कम 3/4 सदस्यों के आधार पर। तो ये 59 में ही इसको बताया गया था। और ये जो आर्टिकल जो ये शब्दांश लिखा गया है वो आर्टिकल नंबर 69 से लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहकारी सोसाइटी के पंजीयन की प्रक्रिया क्या है, तो पंजीयन की प्रक्रिया क्या है, ये भी एकदम कॉमन सेंस लगाने वाला पेपर था। बता रहा हूं ना, पेपर ऐसा सेट नहीं किया गया था कि जो पढ़ के अच्छे से उसके एक एक धाराओं को, उसके प्रावधानों को, उनकी संख्याओं को पढ़ के गया था, उनको इस पेपर में उतना लाभ नहीं हुआ है ना। पूरा लॉजिकल क्वेश्चन लगाया गया था। सहकारी सोसाइटी के पंजीयन की प्रक्रिया क्या है, तो रुचि लेने वाले व्यक्तियों की बैठक में आयोजित करना पूरी तरह से निराधार बातें हैं। दूसरा है आपका आवेदन पत्र को भरकर रजिस्ट्रार के यहां जमा करना, तो ये आपने पढ़ा था, है ना। विहित प्रारूप में वहां पर फॉर्म क में दिया जाता है ना, विहित प्रारूप के क में दिया जाता है।
ठीक है, व्यक्तिशः या डाक पत्र के माध्यम से दिया जाता है। ये आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है वो है आपका सहकारी सोसाइटी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे कोचिंग संस्थान इसको अलग अलग रूप से प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कई कोचिंग संस्थान है इसको प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी बताया जा रहा है ना, लेकिन इसका आंसर होगा डी। कैसे होगा? प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी ये किस प्रकार का ऋण प्रोवाइड कराती है? तो ये कराती है आपके ये मध्यकालीन ऋण और अल्पकालीन ऋण ये कराती है, लेकिन ये ना दीर्घकालीन ऋण प्रदान नहीं करती। लेकिन जो ऊपर की जो सोसाइटी है केंद्रीय सोसाइटी और आपके राज्य सहकारी बैंक, ये जिसका स्ट्रक्चर होता है वो अल्पकालीन के लिए ही होता है ना। जैसे स्कार्डअप बैंक है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है, वो दीर्घकालीन है। जैसे भूमि बंधक बैंक है वो दीर्घकालीन। लेकिन ये तीनों किसमें आता है आपके? तो ये आता है आपके अल्पकालीन साख संरचना में आता है। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो 1 जुलाई 2005 को होगा। ठीक है, 1 जुलाई 2005 को होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है 27 नंबर, सोसाइटी निक्षेप बीमा निम्न प्रावधान के अनुसार किया जाता है। बहुत ज्यादा विवादित क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा विवादित क्वेश्चन। देखिए किसके अनुसार किया जाता है ये पूछा गया है। सोसाइटी का निक्षेप बीमा निम्न प्रावधान के अनुसार किया जाता है। अब इसका एक प्रावधान है, देखिए कई कोचिंग संस्थान इसको ले रहे हैं। किसको? ए नंबर को, निक्षेप बीमा और साख प्रत्याभूति निगम अधिनियम। बहुत सही है, इसके अनुसार तो किया ही जाता है। लेकिन जो आपका 1960 का जो एक्ट है, सहकारी समिति का जो एक्ट है, उसके उसके धारा नंबर याद रखिएगा, उसके जो धारा नंबर है 17 का, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो सहकारी सोसाइटी का निक्षेप बीमा निम्न प्रावधान के अनुसार किया जाता है। ये जो लिखा है वो सोसाइटी के लिए नहीं लिखा है वहां पे। यहाँ पे जो लिखा गया है वो लिखा गया है आपके सहकारी बैंक के रूप में लिखा गया। आप चेक कर भी देख लीजिएगा, यहाँ पे जो लिखा गया है वो सहकारी बैंक के रूप में लिखा गया है। ठीक है, और जो दूसरा चीज है DIGC एक्ट, जो आपका एक्ट बना था उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि सोसाइटी का निक्षेप बीमा किया जा सकता है। वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो सोसाइटी का जो बीमा किया जाता है वो निक्षेप बीमा के अंतर्गत किया ही नहीं जाता, वो लिखा है सहकारी बैंक के रूप में। देखिए मैं एक ये लाया हूं, इसमें बताया गया स्पष्ट रूप से। मैं DIGC जो कॉर्पोरेशन है उसके वेबसाइट में गया था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वाणिज्यिक बैंक भारत में विदेशी बैंकों की जमीन, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अन्य सभी वाणिज्यिक बैंकों का बीमा DIGC एक्ट के तहत किया जाता है। लेकिन नीचे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्राथमिक सोसाइटी DICGC द्वारा बीमाकृत नहीं की जाती। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आप उस पे वेबसाइट में जाकर भी देख सकते हैं कि जो सोसाइटी है उसका बीमा किसी भी प्रकार से निक्षेप बीमा के अंतर्गत नहीं किया जाता। उसके साइट में आप जाकर देख सकते हो, आप अपना स्मार्टफोन यूज करके आप देख सकते हो। दूसरा चीज, मैंने आर्टिकल नंबर जो 17 ख और 17 का है उसमें भी कहीं पे भी सहकारी सोसाइटी का नाम नहीं आया है। वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है क्या? सहकारी बैंक। ठीक है, सहकारी बैंक। तो अगर देखा जाए, अगर व्यापम अगर इसमें ध्यान देता है तो ये क्वेश्चन तो पूरी तरह से विलोपित होगा ही, है ना, क्योंकि सोसाइटी का किसी भी तरह से बीमा नहीं किया जा सकता। आप दोनों का यूज कर सकते हो, 17 का भी देख सकते हो, है ना, और आपका जो DICGC एक्ट है या फिर उसके जो कॉर्पोरेशन है उसकी एक वेबसाइट है ना, उसमें आप जाकर देख सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा वो तो विलोपित होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए, अगर व्यापम को जानते हो बहुत ज्यादा विवादित रहता है, फिर भी अगर आंसर लेना चाहा व्यापम, तो अगर वो धारा ख के अंतर्गत 17 ख के अंतर्गत लिया जाएगा तो उसमें ये तीनों बातों का वर्णन किया गया है। सहकारी बैंक के रूप में लिखा गया है, सहकारी बैंक का निक्षेप बीमा निम्न प्रावधान के अनुसार किया जाता है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि निक्षेप बीमा और साख प्रत्याभूति निगम अधिनियम 1961, इसके तहत बैंक का अगर परिसमापन हो रहा है या फिर कोई समझौता हो रहा है या फिर कोई ठहराव हो रहा है ना, वहां पे भी, और बैंक का संविलियन हो रहा है, वहां पर भी ये सभी चीजें लागू होती है। लेकिन किसमें? सहकारी बैंक पे। लेकिन यहाँ पे जो
प्रश्न पूछा गया है वो किसमें पूछा गया है, आपके सोसाइटी के बारे में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन ना बहुत रडार में है। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें व्यापम क्या आंसर लेता है ना, ये तो जुआ खेलने वाली बात ही होगी, हम अटेंड करके आगे क्वेश्चन और हमारा भाग्य विधाता हो गया सामने वाला। ठीक है, तो इसको आप नेगेटिव पॉइंट में ही आप लेकर चलिए, क्योंकि अगर व्यापम लेता भी है तो वो ए भी ले सकता है, वो डी भी ले सकता है। आ रही है बात समझ में, कुछ भी ले सकता है, या तो वो विलोपित भी किया जा सकता है अगर वो ध्यान से पढ़े इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका 28वां नंबर का क्वेश्चन है, यह है सहकारी सोसाइटी के प्रबंध मंडल का कार्यकाल होता है। बहुत ज्यादा विवादित क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा विवादित क्वेश्चन। ये जो सहकारी सोसाइटी का प्रबंध मंडल का कार्यकाल जो बोला गया है, ये इसमें जो प्रबंध मंडल बोला गया है ये कई लोगों की समझ से परे है, आखिर प्रबंध मंडल क्यों कहा गया। लेकिन आप जाओगे जब एक्ट में पढ़ोगे, 1962 के एक्ट में पढ़ोगे, वहां पर है धारा नंबर 48। देखिए ध्यान से, धारा नंबर 48 की उपधारा 2 में लिखा गया है कि सोसाइटी का जो प्रबंध होगा वो बोर्ड के माध्यम से होगा, चाहे वो बोर्ड किसी भी नाम से जानी जाती हो। वहां पे स्पष्ट मेंशन है, आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें लिखा गया है कि जो सोसाइटी का प्रबंध है वो बोर्ड के द्वारा किया जाता है, या फिर वो बोर्ड किसी भी नाम से, वो समिति के नाम से भी जानी जाती हो या अन्य किसी नाम से भी जानी जाती हो। तो ये जो आया है 48 की धारा उपधारा में, उसमें स्पष्ट रूप से प्रबंध मंडल का अर्थ होता है बोर्ड, और बोर्ड का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष का कोई ये नहीं। तो ये मतलब सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन तो विलोपित होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा कि अगर रजिस्ट्रार किसी बोर्ड को खत्म करती है तो उसमें, और कई लोग बोल रहे थे कि जो नियम वाला पोर्शन है उसमें 3 वर्ष है करके, तो बिल्कुल वहां पे लिखा होगा 3 वर्ष। अगर व्यापम अगर लेना चाहता है तो 3 वर्ष ले सकता है, लेकिन अगर आप दावा आपत्ति करोगे तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। क्योंकि अगर वैसा रहता, बोर्ड के अतिक्रमण के बाद जो प्रबंध मंडल का निर्माण होता है वो कितने दिनों, कितने वर्षों तक रहेगा, या फिर ये सभी चीजें रहती है, तो 3 वर्ष का रहता है ना। तो ये क्वेश्चन तो वहां पे कोई मेंशन है ही नहीं, तो ये तो डिलीट ही होना चाहिए। तो ये ऐसे 2 क्वेश्चन हो गए। अभी और 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको जुआ खेलने जैसा लगेगा, है ना, मैंने बाजी लगा दी है, चीट मेरी या पट मेरी, वो सामने वाला डिसाइड करेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर आपका 48(2) में जाकर देखिएगा, इसमें स्पष्ट रूप से प्रबंध मंडल का बोर्ड है, और बोर्ड का कार्यकाल आप जानते हो 5 वर्ष का होता है, जो यहाँ पे दिया नहीं गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी का योगदान क्या है। तो योगदान क्या है, तो आपका सहकारी सोसाइटी का ऑडिट करना, बिल्कुल ऑडिट करवाता है, ये तो पता ही है, ऑडिट करना होता है, पंजीयन भी करवाता है, नियंत्रण भी रखता है, और वित्तीय सहयोग भी दे सकता है ना किसी भी सोसाइटी को। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका 30वां नंबर का क्वेश्चन है, सहकारी सोसाइटी द्वारा उचित तरीके से खातों और अभिलेखों का रखरखाव नहीं करने पर क्या दंड मिलता है। अब ये जो क्वेश्चन आया है ये आउट ऑफ सिलेबस था। ये जो क्वेश्चन आया था वो दंड और शास्ति, अपराध एंड शास्ति एक अध्याय है, वहां से आया गया है, जिसमें अपराध, आपका अपराध वाला जो आर्टिकल है वो है 74, और शास्ति वाला जो आर्टिकल है वो है 75, है ना, ये 75 है। तो ये अपराध हो गया, अपराध, और ये शास्ति, ये जो वाला है शास्ति, शास्ति अर्थात जुर्माना। तो ये यहां से क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में है ही नहीं था, तो ये यहां से क्वेश्चन ये है। और शास्त्री में अंतर्गत आप देखते हो कि यहां पर जो क्वेश्चन बताया गया, उचित तरीके से खातों और अभिलेखों का रखरखाव नहीं करने पर, तो आपने पढ़ा होगा उसमें 500 रुपए का जुर्माना लगता है किसी अधिकारी पर, अगर उसने सोसाइटी में किसी रजिस्ट्रीकरण को मेंटेन नहीं किया या फिर उपविधियों में कोई बदलाव को मेंटेन नहीं किया। वो तो रजिस्ट्रार भी कर सकता है, लेकिन रजिस्ट्रार के द्वारा, प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा भी, या फिर ऐसी कोई सोसाइटी है जिसके अंतर्गत कोई उसको जिम्मा दिया गया है, जिसमें लेख लिखावट में वो कोई त्रुटि करता है, तो वहां पे 500 रुपए का जुर्माना प्रतिदिन के रूप से होगा, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जुर्माना आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2020 का उद्देश्य क्या है, ये भी एक विवादित क्वेश्चन बनेगा, है ना। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको बता रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ये है ना, लेकिन ये डी नहीं है। इसके पीछे एक हिस्ट्री है, देखिए
जो पहला जो क्वेश्चन बोला गया है, पहला जो आंसर है वो है आपका सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करना। तो देखिए ये जो कार्यप्रणाली पर जो नियंत्रण करना है, ये जो पहले आ चुका है, ये आपके 1965 के एक्ट में एक एक्ट आया था, 1965 में एक एक्ट आया था, सहकारी कानून, मतलब बैंकिंग कानून सहकारी सोसाइटियों पर लागू होना। क्या नाम था उसका? बैंकिंग कानून सहकारी समितियों पर लागू होना। इसका नाम था बैंकिंग कानून, बैंकिंग कानून, ठीक है, सहकारी सोसाइटियों पर लागू होना, सहकारी सोसाइटियों पर लागू होना, पर लागू होना, ये इसका एक्ट था 1965 में। इसी में सबसे पहले आरबीआई के अंडर में सहकारी जो बैंक थे, कोऑपरेटिव बैंक थे, उसको, उसकी कार्यप्रणाली को सबसे पहले लाया गया था। आप सर्च कर भी देख सकते हैं। ये तो ऑप्शन पहले ही डिलीट हो गया, कौन सा? ये वाला ऑप्शन। उसके बाद देखो बैंकों की आपसी प्रतिस्पर्धा को प्रमोट करना, तो क्या इससे पहले नहीं होता था? है ना, 2020 से पहले बैंकों की आपसी प्रतिस्पर्धा को प्रमोट करना बिल्कुल होता था। 2020 तक, मतलब 1950 से लेकर 2020 तक कोई आपसी प्रतिस्पर्धा को प्रमोट करने के लिए इसका उद्देश्य नहीं रहा होगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन ये डिलीट होता है, ठीक है। अगर ये डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ऑलरेडी ये डी भी डिलीट हो गया, तो आंसर आपका जो बनेगा वो बी बनेगा। अब बी कैसे बनेगा? आप गूगल में टाइप ही करिएगा, ये जो वर्ड है ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, आप जैसे ही ये करोगे तो ऑप्शन नंबर बी आता है। ये किसी वेबसाइट का ही है, उसी को एज इट उतार कर ही रखा गया है, लेकिन इसमें भी जो विवाद है उसको बता रहा हूं कैसे विवाद है। आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों को अधिक नियंत्रण शक्ति देना, क्या बोल रहा है? देखिए, आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों को अधिक नियंत्रण शक्ति देना को, ये जो वर्ड है ना, को, किसको? सहकारी बैंकों को। सहकारी बैंकों को अधिक नियंत्रण शक्ति देगा आरबीआई द्वारा, सहकारी बैंकों को अधिक नियंत्रण शक्ति देना, तो ये तो उल्टा हो रहा है ना, तो ये तो गलत ही हो रहा है एक हिसाब में। लेकिन इसका इंग्लिश जो ये है, इसका ट्रांसलेट है, उसको पढ़िए आप। टू प्रोवाइड इनहैंस्ड रेगुलेटरी पावर्स टू द आरबीआई ओवर कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब इसमें अलग बोल रहा है कि आरबीआई को वो पावर और ज्यादा दी जा रही है, किसके लिए? कि वो सहकारी सोसाइटी का नियंत्रण रख सके। तो ये बोल रहा है सहकारी सोसाइटी पर नियंत्रण रखने की पावर किसको? आरबीआई को ज्यादा दी रही। लेकिन यहां जो बोल रहा है वो आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों को उसकी शक्ति को और ज्यादा दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? दोनों विरोधाभास हो ना, आप एक बार अच्छे से पढ़िए इसको। आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों को अधिक नियंत्रण शक्ति देना, ये तो अलग ही वाली बात हो रही है, और इसमें अलग बोल रहा है, इसमें अलग बोल रहा है। अगर देखा जाए तो ये डिलीट हो सकता है, लेकिन वहां स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि किसी भी ट्रांसलेट पर जो इंग्लिश है, इंग्लिश भाषा है, उसको मान्यता दी जाएगी। आपके पेपर, क्वेश्चन पेपर में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्लंडर मिस्टेक हुआ है। यहां पे होना था पर, को की जगह होना था पर। आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों पर अधिक नियंत्रण शक्ति देना, आरबीआई को, या फिर द्वारा की जगह ये होता को, आरबीआई को सहकारी बैंकों पर अधिक नियंत्रण शक्ति देना, ये इसका होना था। लेकिन इसमें अलग है, इसमें अलग है। अब देखो, आप अगर ये क्वेश्चन आपने गलत मार के आया है तो आप इसको डिलीट कराने के लिए द्वारा भी लगा सकते हैं जब आएगा मॉडल आंसर, तो है ना। अभी तो ये बात जो त्रुटि है उसकी बात की जा रही है। तो इसका आंसर डेफिनेटली रूप से क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? ये बी होगा इसका आंसर, है ना। जो डी बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल डी नहीं होगा, ठीक है। अब व्यापम क्या लेता है? व्यापम हमेशा विवादों में घिरा रहता है, देखिए वो क्या लेता है। लेकिन आप अगर देखिएगा तो बी ही इसका सही आंसर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 क्वेश्चन है आपके जो विवादित वाले हुए, है ना। अब और बढ़ते हैं आगे। सहकारी सोसाइटी की आम सभा की बैठक का क्या महत्व है? सहकारी सोसाइटी की आम सभा की बैठक का क्या महत्व है? तो इसका आंसर तो ये भी होगा, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कशन करूंगा जो बहुत ज्यादा संदेहास्पद है। सहकारी सोसाइटी की रिजर्व फंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये इसका ये हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद आपका जो आदिवासियों के लिए सहकारिता कहलाती है, तो इसका बी हो जाएगा, लैम्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कब लागू हुआ? तो ये तो आपका 16 मार्च 1949 हुआ था। सी आंसर हो जाएगा इसका।
उसके बाद है सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अनुसार कौन सा संचालक मंडल को हटा सकता है, तो इसका आंसर बी होगा, रजिस्ट्रार हटा सकता है। 37वां क्वेश्चन है सहकारी सोसाइटी की सदस्यता के लिए वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा यदि, अब इसमें देखो ये क्वेश्चन आप डिलीट करवा सकते हो जो ये किए हो, है ना, गलत तो हुई है, मिसप्रिंटिंग तो हुई है, तो डिलीट करवाने की बात ही तो आती है ना। अब देखो वो क्या करता है, इसमें बोला गया है जो दिवालिया घोषित हो, तो बिल्कुल ये सही क्वेश्चन है, ठीक है, जो दिवालिया घोषित हो। उसके बाद वह नैतिक पतन से जुड़े अपराध के लिए सजा सुनाई हो, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन ये जो आया है जिसे सजा सुनाने के बाद 5 वर्ष ना बीते, सजा सुनाने के बाद, यहाँ पे जो आंसर होता है इसका वर्ड होता सजा काट लेने के बाद, है ना, काट लेने के बाद 5 वर्षों तक, 5 वर्षों तक, यहाँ पर सजा सुनाने तक नहीं, सजा सुनाने के बाद नहीं, सजा काट लेने के बाद 5 वर्षों तक वो किसी भी सहकारी सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता। तो ये तो आपका बहुत ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक है, तो इसमें देखो कुछ हो जाता है, अगर आपने ये किया होगा तो आप इसमें दावापत्ती लगा सकते हैं। तो इसका आंसर अगर फिर भी ये किया जाए तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि व्यापम पहली बार में तो इसका आंसर चेंज करने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कब अनुमति मिली, तो ये 28 अप्रैल को हुआ। स्थायी परिसंपत्तियों को यह भी कहा जाता है, ये थोड़ा सा विवादित है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर में थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन इसका लिया जा रहा है। तो इसका है आपका स्थायी परिसंपत्ति, फिक्स्ड एसेट है ना, ये इसको आपको याद रखिएगा। फिक्स्ड एसेट वो होता है जो 12 महीने से ज्यादा का होता है ना, 12 महीने का जो ज्यादा होता है ना उसी को फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका नॉन करेंट एसेट, ये हो जाएगा ये 12 महीने से अधिक के लिए जो होता है उसको नॉन करेंट एसेट बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। कई कोचिंग संस्थान इसको ये बोल रहे हैं स्थिर परिसंपत्ति, स्थिर परिसंपत्ति आंसर नहीं होगा। आप कहीं भी अकाउंट वाले सेक्शन पे गूगल में टाइप करके देख लीजिए, सबसे पहले यही आता है ना। तो इसका आंसर बेझिझक इसका बी होगा, जिसने बी लगाया है उसका आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, कृषि गतिविधियों के लिए क्या सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता दे सकती है? बिल्कुल हाँ, ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बैंकों द्वारा उन ऋणों को गैर निष्पादन परिस्थितियों में डालते हैं जिसका भुगतान 90 दिन तक नहीं हो सकता। सहकारी सोसाइटी में सदस्य में क्या अधिकार है? तो इसका तो सी हो जाएगा, मतदान और लाभ में साझेदारी का अधिकार प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी में होती है। तो अब ये देखिए इसका जो है आंसर वो थोड़ा सा फंसेगा यहाँ पे। कैसे फंसेगा? प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी में होती है, क्या होती है? इसके अगर प्रकार पूछता तो डेफिनेटली इसका जो प्रकार होता, इसको आप देखिएगा थोड़ा सा, इसको 4 प्रकार में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे लेयर की बात की गई है। 4 प्रकार में क्या? वृहत आदिवासी सेवा सहकारी सोसाइटी है, कृषि सेवा सहकारी सोसाइटी है। इस प्रकार से इसके 4 भागों में बांटा गया, 4 पार्ट में, लेकिन ये लेयर की बात की गई है ना। देखिए 2 टायर स्ट्रक्चर, 3 टायर स्ट्रक्चर, 4 टायर स्ट्रक्चर। तो कई कोचिंग संस्थान आपको ये बता रहे होंगे कि ये सी होगा, तो बिल्कुल इसका सी नहीं होगा क्योंकि इसका लेयर ही नहीं होता। इसका आंसर तो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर लेयरिंग में भी अगर वो किस सोर्स से लेता है व्यापम, तो उसमें अगर इसका आंसर एक चीज और हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, आप अगर दावापत्ती लगाने के लिए कहीं जाते हैं तब की बात बता रहा हूँ। देखिए इसमें पैक्स को हम 2 भागों में भी बांट सकते हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिए इसमें तो ये हो जाएगा 2। कौन सा? एक होता है लैम्स होता है, एक होता है आपका पैक्स होता है। अगर इस आधार पे वो बांट रहा होगा, तो इसका आंसर ए होगा, नहीं तो इसका आंसर 100% इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बैंकों द्वारा उन ऋणों को गैर निष्पादन परिसंपत्ति घोषित किया जाता है आपके 90 दिन। अच्छा ये हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के नियंत्रण नियम लागू है। सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, हर कैंडिडेट यहां से कंफ्यूजिंग हुए होंगे। आप देखिए जो नियम लागू है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो कौन कौन सा नियम लागू है नियंत्रण हेतु? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी उपनियम। क्या बोला गया है? उपनियम। ये ट्रिकी पॉइंट था। क्या बोला है? उपनियम। उपनियम नहीं है भैया, ये है आपका छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी नियम। कौन सा है? 1962। तो उपनियम नहीं है, वो 1962 नियम है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण विनियम 2016। ये बिल्कुल सही है। क्यों बिल्कुल सही है? आपने पढ़ा होगा अधिकरण की स्थापना हुई थी 27 मई 2014 को।
इसके जस्ट 2 साल बाद इसके लिए नियम बनाया गया, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण अधिनियम 2016। तो ये तो सही हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ बैंकिंग नियम 2012। तो आपको कई कोचिंग संस्थान वाले ये भी बता रहे होंगे ये सही होगा। अब इसमें बता दूं कि ये कैसे सी वाला क्यों गलत होगा, क्योंकि ये बैंकिंग जो विषय है, ये जो बैंकिंग विषय है ये है आपके संघ सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट है, ये संघीय सूची का विषय है ये। और संघीय सूची में विषय कोई लॉस बनानी होती है तो ये हमेशा बनाता है केंद्र सरकार, यहाँ पे राज्य सरकार का होगा ही नहीं। गूगल में आप सर्च मारकर देख लीजिए, इसका आंसर आपका नियम कहीं पे भी 2012 नहीं मिलेगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये डी भी गलत हो गया। तो आपका कौन सा आया सही? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बी जिसने लगाया है उनका आंसर सही है। चलिए, उसके बाद है निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये शायद पूरा क्वेश्चन हो गया 45। अब आते हैं दो जो सबसे ज्यादा बाउंस क्वेश्चन था। अब कट ऑफ की बात करते हैं, थोड़ा कट ऑफ खेल लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। सबके मन में सवाल है क्योंकि बहुत लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ाई किया था और पढ़ाई के अनुरूप पेपर सेटिंग उतना नहीं हुआ, तो कट ऑफ थोड़ा सा उन लोगों के मन में संशय है जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से डेडिकेटेड होकर इस एग्जाम को दिए थे। बाउंस क्वेश्चन की बात किया जाए, कट ऑफ निर्धारण करने का सबसे एक बेसिक तरीका होता है बाउंस क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन कितना क्वेश्चन वो बाउंस होकर आया जो एक टॉपर को भी समझ नहीं आ सकता, वो किसी भी व्यक्ति के लिए समझ से परे। अब बाउंस क्वेश्चन में आप या तो व्यक्ति तुक्का लगाता है और तुक्का मैक्सिमम टाइम गलत होता है। तो बाउंस क्वेश्चन वो ऐसे क्वेश्चन है जो किसी के भी अधिकार में नहीं आते। ठीक है, तो देखिए इसमें बाउंस क्वेश्चन क्या था, कुल 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो बाउंस थे। 8 में भी 2 क्वेश्चन अगर व्यक्ति ने किसी ने मारा होगा, तुक्का मारा होगा, 2-3 क्वेश्चन मारा होगा, 75 अटेंडिंग किया होगा। सबसे पहली बात तो जो आपका मेरिट बनेगा वो 80 नंबर पे बनेगा ना, 100 नंबर पे नहीं बनेगा, इसलिए डोंट वरी रहिएगा। ठीक है, चलिए इसमें जो बाउंस क्वेश्चन है 8 क्वेश्चनों में से जो 2 क्वेश्चन है वो जीएस से है। किससे है? जीएस से। जीएस से कौन कौन सा क्वेश्चन? जो पहला जो आया था वो टी वाला क्वेश्चन था, ये जो गोल्फ है इसका आंसर है। उसके बाद जो मिस्टी आया था, है ना, ये मिस्टी आया था जो मैंग्रोव वन वाला। तो ये वाला क्वेश्चन जो बाउंस क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा हर व्यक्ति के लिए, थोड़ा सा टॉपर के लिए भी रहेगा ये थोड़ा सा कष्ट। हिंदी में अगर बात किया जाए तो हिंदी में बहुत लोगों ने क्या किया है, जो सुरेश गीत गा रहा था, ये जो वाला क्वेश्चन है बहुत लोगों ने सही बनाया है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन था जो फंसाने वाला क्वेश्चन था कि उसमें सब आंसर आ जा रहा है, ऐसा लग रहा था बहुत जने को। तो बहुत जने का मैक्सिमम लोगों का ये हुआ है, इसलिए इसको मैंने इस कैटेगरी में डाला है। दूसरा है आपका विराम चिन्ह, जिसमें प्रधान खंड की बात की गई थी, उसमें विराम चिन्ह में तुल्यता बोधक जो आया था वर्ड, क्या आया था? तुल्यता बोधक, बराबर का चिन्ह। और एक था आपका इन्वर्टेड कामा, जो उद्धरण चिन्ह आया था, वो वाला क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन ऐसे ही बाउंस हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। इंग्लिश में 2 क्वेश्चन तो आप बाउंस ही मान सकते हो कि कोई भी टॉपर है वो 10 में 10 बनाकर ही नहीं लाता। एक अच्छा कैंडिडेट अगर बढ़ के गया है तो वो मैक्सिमम 8 क्वेश्चन अच्छे से बनाया होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन तो बाउंस ही था, जो हमको कभी भी देखने को नहीं मिले था व्यापम के एग्जाम में। एक था क्या था? अल्टा विस्टा था, है ना, अल्टा विस्टा था, जिसका क्या अर्थ है, मतलब किस सेंस से लिया गया है, ये पूछा था। दूसरा था आपका वी लुकअप, एच लुकअप वाला जो ऑप्शन में दिया था उसका इंडेक्स था। तो ये 4 मतलब 4 पोर्शन से 2-2 क्वेश्चन ये थे जो आपके बाउंस क्वेश्चन के रूप में। 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाउंस क्वेश्चन था। अब 8 क्वेश्चनों में से आदमी ने कितना, 3 तो तुक्का मारा ही होगा। ठीक है, तो अटेंडिंग अगर जाता है तो 75 क्वेश्चन एक सीरियस कैंडिडेट जिसको लाना है, मतलब किसी भी स्तर से, वो इतना क्वेश्चन मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, इतना तो किया ही होगा, नहीं न्यूनतम, है ना, न्यूनतम क्वेश्चन उसने 75 तो मारा ही होगा। अब देखिए अगर इसमें बात किया जाए तो कितना क्वेश्चन हुआ बाउंस क्वेश्चन को ये कर दिया जाए। अगर 75 में बात किया जाए, 75 क्वेश्चन अगर किसी टॉपर ने मारा होगा जिसने अच्छे से प्री प्लान करके एग्जाम दिया होगा, उसने 75 क्वेश्चन मारा होगा, तो टॉपर कितना ही होशियार क्यों ना हो, उनसे कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो ही जाता है। अब 75 क्वेश्चन मारा होगा तो जाहिर सी बात है, आप खुद सोच कर देखिए आपका कितना गलत होता है। आपसे वो आधा तो गलत ही करेगा ना, 15-16 कई जने का गलत हो रहा है जो अच्छे पढ़ के गए थे, बहुत अच्छे सीरियस कैंडिडेट थे, जो 2 महीने अच्छे से पढ़े हैं, उसके बावजूद भी उनका जो पेपर है वो डामाडोल स्थिति में, वो 56-57, 56-57, 55, 58, 59 यहीं के आसपास भटक रहे हैं। बहुतों लोगों ने 60 को क्रॉस ही नहीं किया है,
आ रही है बात समझ में? जो बड़े बड़े बात कर रहे हैं ना 60 के प्लस जाएगा कट ऑफ, ये जाएगा, वो सब निराधार बातें हैं, उसका कोई औचित्य नहीं, उसमें मत जाइएगा, ठीक है? वो आपको डाइवर्ट करने के लिए। देखिए 75 क्वेश्चन में अगर टॉपर का देखा जाए, एटलीस्ट मैं मानूं तो ये टॉपर का स्ट्रेटेजी रहता है कि वो कम गलती करता है, सिली मिस्टेक उनसे बहुत कम होता है एक एवरेज स्टूडेंट से। अगर देखा जाए इसने अगर सिली मिस्टेक 7 क्वेश्चन ही अगर इसने सिली मिस्टेक किया होगा, 7 क्वेश्चन इसने सिली मिस्टेक किया है, तो इसका आ जाएगा पूरी तरह से 68 नंबर में, ये आ जाएगा 68 नंबर में आ जाएगा। 7 का माइनस मार्किंग कर दो तो ये 2 नंबर इसमें माइनस मार्किंग कर दो 2.5 में, है ना, 0.255 में, तो ये आ जाएगा 66 नंबर। 66 नंबर टॉपर का जाएगा एकदम एग्जैक्ट, मतलब इससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि टॉपर कितना भी होशियार हो उनसे भी सिली मिस्टेक होता है। आपसे सिली मिस्टेक 7 क्या 7 तो इसका सिली मिस्टेक बोल रहा हूं मैं, आपसे तो बहुत ज्यादा गलत हुआ होगा। मेरे नॉलेज में बहुत जने ऐसे हैं जो सीरियस कैंडिडेट थे, उनका गलत 15-20 ऐसे 15 क्वेश्चन तो हो ही रहा है, कई लोग 80 में 80 मार के आए हैं, फिर भी उनका गलत हो रहा है, और जाकर वो सट के आ गए हैं 55 में 56 में, यहीं पे सट के बैठ गए। ठीक है, तो यहां पे आपको याद रखना है जो टॉपर का जो नंबर है, वो आपका टॉपर का नंबर है वो 66 जाएगा ही। अगर इसमें फ्लैक्चुएशन की बात किया जाए, फ्लैक्चुएशन की बात किया जाए, आपके कितने पोस्ट है इसमें, इसमें है पोस्ट भाई, पोस्ट कितने हैं इसमें, इसमें आपके देखिए 400 पोस्ट है ना, 398 400 पोस्ट मान लीजिए, 400 पोस्ट है, तो इसमें वेरिएशन कितना हो सकता है। अगर मैं देखूं महिला पर्यवेक्षक में, देखिए महिला पर्यवेक्षक में कितना पोस्ट था, 220 पोस्ट था। इसमें टॉपर का कितना नंबर गया था, हम 100 नंबर है इसलिए महिला पर्यवेक्षक की मैं बात कर रहा हूं, इसमें टॉपर का नंबर गया था 84.43 इतना गया था। अगर मैं 400 के अंदर में लाऊं उसका, तो मैंने इसमें चेक किया, एनालिसिस किया था, उसमें ये जो 400 अंदर में 398 रैंक में जो लड़की आ रही थी उसका नंबर था 68 नंबर, और टॉपर का नंबर है कितना 84 नंबर। इसमें कितना का डिफरेंस हुआ, देखिए 16 नंबर का डिफरेंस हो रहा है उस पेपर में, महिला पर्यवेक्षक में, है ना। मैथ्स का लेवल 1-2 क्वेश्चन उसमें थोड़ा था भारी भरकम था, बाकी सब क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छे थे जो उससे बन रहे थे, फिर भी उसमें कट ऑफ है वो, मतलब अगर 400 के हिसाब से देखा जाए तो 68 नंबर तक आ गया था 400 रैंक। कट ऑफ कितना गया था आपको पता है, 72, 73, 74 ऐसे गया था, है ना, ओबीसी वालों का। तो कोई भी कट ऑफ हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें मिनिमम 10 नंबर का फ्लैक्चुएशन आपको देखने को ही मिलता है। इसमें 100 नंबर का था, मैं इसको मेरिट में निकाल रहा हूं 80 नंबर में, यहाँ पे 100 नंबर में 16 नंबर का फ्लैक्चुएशन देखने को मिला 400 रैंक तक। ठीक है, 400 रैंक तक इतना फ्लैक्चुएशन देखने को मिला, लेकिन सहकारिता में कितना फ्लैक्चुएशन हो सकता है इसमें, अगर बात किया जाए फ्लैक्चुएशन इसमें आपको मिनिमम से मिनिमम, मैं नहीं से नहीं बता रहा हूं कि 9 से 10 नंबर इसमें आपको फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा ही, 9 नंबर फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे 16 नंबर का फ्लैक्चुएशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन का लेवल उतना ही था जहां सहकारिता में भी था। ठीक है, हालांकि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैटिक दिया था कि कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं थी किसमें, महिला पर्यवेक्षक में, फिर भी इसमें बहुत ज्यादा स्टैटिक है, किसमें कंफ्यूजन भरा था सहकारिता में। फिर भी अगर बात किया जाए इसमें, अगर फ्लैक्चुएशन की बात किया जाए कितना नंबर जाएगा फ्लैक्चुएशन, मिनिमम बोल रहा हूं इतना तो जाएगा ही। कोई भी एग्जाम का आज तक आप देख लो, कोई भी कट ऑफ 4 नंबर से शुरू होकर कोई 5 नंबर के अंदर में कोई भी कट ऑफ आज तक कभी भी हुआ नहीं है छत्तीसगढ़ में। कोई लोग बोल रहे हैं ना 60 जाएगा, 60 प्लस जाएगा कट ऑफ, ये सब निराधार बात है। 66 नंबर गया है तो 60 चला जाएगा कट ऑफ, 6 नंबर में पूरा 400 सीट आराम से भर जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल निराधार बात है ना। तो जिसका नंबर 57 नंबर आ रहा है वो व्यक्ति निश्चिंत होकर वो अपना मूल्यांकन कर ले कि मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 57 नंबर, मिनिमम 57 नंबर, मैं 56 की बात नहीं कर रहा हूं, 55 की बात नहीं कर रहा हूं। जिसका आ रहा है 57 नंबर, हो सकता है 56.75 आ जाए, हो सकता है 56.50 आ गए, है ना। 56 से ज्यादा नंबर भी है, तभी से उसका चांस है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 1 नंबर हो सकता हूँ, 1 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बहुतों का नंबर मैंने जो अच्छे से पढ़ने लोग हैं, जो 2 महीने अच्छे से पढ़े हैं, जिसने नवरात्रि भी नहीं मनाया, दशहरा भी नहीं मनाया, कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ पढ़ाई को टारगेट लेकर किया, उसका नंबर भी 59 नंबर आ रहा है। 59 नंबर, 58 नंबर। एक लड़की का बता रहा हूँ जिसका टॉप 10 में नाम आया था, छात्रावास अधीक्षक जो ITI वाला हुआ था, उसमें टॉप 10 में उसका नाम आया था, और अभी कितना नाम आ रहा है उसका नंबर, ओनली 58 नंबर आ रहा है उसका। 10 में 10 मैथ्स सही है,
तो जो टॉपर का है उसको भी आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि उसका 10 का 10 मैथ सही होने के बावजूद भी कट फिट के उसका 58 नंबर आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए बोल रहा हूं जो गुच्छा बनेगा, गुच्छा जो बनेगा वो गुच्छा 60 नंबर के नीचे वालों का बनेगा। देखिए 66 नंबर है, ये जो 66 नंबर है इसको अपन देख लेते हैं कैसे होगा। ये जो 66 नंबर है टॉपर का, अब इस 66 नंबर में जो 60 तक का है इसमें तो वही लोगों का शामिल होगा जिसने सिली मिस्टेक बहुत कम हुआ है। मैं इंटेलिजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिली मिस्टेक जिसने कम किया है उसी व्यक्ति का यहाँ पे आएगा नाम। और ये जो रैंक रहेगा यहाँ से यहाँ तक अबाउट ये जो रैंक रहेगा, ये 60 के ऊपर का रैंक रहेगा, वो 100 लोगों का हो सकता है इसमें मिनिमम, है ना, मिनिमम 100 लोगों का ही रहेगा यहाँ पे। बाकी आपका 300 पोस्ट बचा, बाकी जो 300 पोस्ट बचेगा वो 60 नंबर से लेके आपके 57 या फिर 56 ये इतने नंबर के बीच में आपके गुच्छों में आएगा। गुच्छों में देख लीजिएगा वो नंबर आपका निश्चिंत रूप से आपका एक एक नंबर में 70 से 80 लोग का नाम रहेगा, क्योंकि जो पढ़कर गए थे, अच्छे से पढ़कर गए थे, उसका 57, 58, 59 इतना ही, 100 भी क्रॉस नहीं कर रहे पा रहे कई लोग। तो इसलिए वो 100 नंबर को उन लोगों के लिए, महानुभाव के लिए रखा हूं जो अच्छे से बनाए, सिली मिस्टेक नहीं किए, माइंड और बॉडी उसका प्रेजेंटेशन अच्छा था, उसने अच्छे से बनाया। लेकिन जो बाकी है, जो वो लोग भी पढ़े थे लेकिन सिली मिस्टेक के कारण से उनका नंबर 1-2 नंबर पीछे हो रहा है। तो ये निश्चित सी बात है, अगर आपका नंबर 56 आ रहा है, 56 है, 57 है, इस बीच में आपका पॉइंट में है और उससे ज्यादा है, तो आप निश्चिंत होकर रह जाइए कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन इस सिलेक्शन में भी थोड़ा सा ग्रहण लग सकता है। कैसे ग्रहण लगेगा ये आपको मैं अभी आगे के में डिटेल से समझाऊंगा। देखिए जो ये 300 नंबर है, ये आपका ना इसी में आपका गुच्छा बनेगा। ये 300 जो पोस्ट है, 300 जो पोस्ट है, 100 पोस्ट तो ऊपर वाले ही ले जाएंगे, है ना। 150 भी अगर कर दिए तो 250 यही के 56 से 60 के बीच में पूरी तरह से खत्म ही हो जाएंगे, है ना। क्योंकि बहुतों का लोग जो पढ़ के भी नहीं गए थे उनका 55 नंबर आ रहा है, जो पढ़े नहीं थे, ठीक से डेडिकेटेड नहीं थे, अच्छे से पढ़े नहीं थे, उनका भी 55 नंबर आ रहा है, सोचिए। और जो पढ़ कर लाया है उसका 57, 58, तो 2 नंबर का फ्लैक्चुएशन है। सिली मिस्टेक बहुत हुआ है, सबसे हुआ है। तो आप 57, 56 इसके बीच में है या ऊपर है तो आप निश्चिंत होकर ये करिए। अब इसमें आपको कौन क्या कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए ये गुच्छे वाली जो बात है, इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो सहकारी महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था उसमें गुच्छे में बहुत लोग आए थे। एक एक गुच्छे में 60 लोग 70 लोग थे। जो नीचे का था ना 68, 67 आपका 68 है, 69 है, 70 है, इसमें गुच्छे में बहुत लोग आए। एक एक गुच्छे में 60 से 70 लोग थे, इसलिए बोल रहा हूँ इसमें भी गुच्छे में आएगा। 70 से 80 लोग तो मिनिमम इसमें गुच्छे में आएंगे ही। किसमें? आपके सहकारिता में। आप जोड़ लो, 4 नंबर आपका 70 में करते हो तो 200-300 पोस्ट ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये तो आपका एस्टिमेटेड है। फिर भी आगे चल के इसमें अगर व्यापम जो आगे का जो 4 क्वेश्चन है उसमें बहुत बड़ा रिस्क है कि वो 4 क्वेश्चन को किस प्रकार से, जिसको मैंने जुआ का नाम दिया, आपने जुआ खेल के आ गया ऐसे टाइप का, तो इसमें कैसे होगा इसको थोड़ा सा देखते हैं। जो 4 क्वेश्चन है, अब ये 4 क्वेश्चन आपको अंदर भी कर सकता है, जो 56-57 नंबर है वो आपको बाहर भी कर सकते हैं। 56-57 नंबर वाले इसमें अंदर भी हो सकते हैं और वो बाहर भी हो सकते हैं, या फिर जो 55 नंबर है वो 55 नंबर है, 54 नंबर है वो भी अंदर हो सकते हैं। कोई कहा नहीं जा सकता। ये बहुत ज्यादा विवाद वाला जो 4 क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा विवाद वाला है। बाकी क्वेश्चन का मॉडल आंसर में उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 जो क्वेश्चन है ना उसका मॉडल आंसर में बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखिए सहकारी सोसाइटी के प्रबंध मंडल का कार्यकाल, इसमें 5 वर्ष आना चाहिए, कई लोग बोल रहे हैं 3 वर्ष आना चाहिए, तो ये व्यापम के ऊपर है। हो सकता है व्यापम इसको डिलीट भी कर दे, तो इसका 1 नंबर ये है आपका जो पूरी तरह से जुआ खेलने जैसा है। दूसरा आपका प्राथमिक सहकारी सोसाइटी होती है संरचना, तो इसमें कई लोग बोल रहे हैं कि इसका 4 स्तरीय संरचना होगा, कई लोग बोल रहे हैं 2 स्तरीय, तो वो कहाँ से क्वेश्चन लिया है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है इसको डिलीट कर दे, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसका कोई ये नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। अब आपका सोसाइटी का निक्षेप बीमा निगम का प्रावधान है, ये तो आपका सोसाइटी का है ही नहीं, मैंने पूरी तरह से बताया। DIGC एक्ट में इसका प्रावधान है ही नहीं सोसाइटी के लिए, सहकारी बैंक के लिए है। तो इसको हो सकता है ए आंसर ले ले या फिर डी आंसर ले ले, या फिर हो सकता है इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दे, तो ये भी हो गया, है ना। चौथा क्वेश्चन क्या है, बैंकिंग नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2020, इसमें भी क्या है डी भी ले सकता है ना। वो व्यापम के मूड पे है, वो क्या लेगा, वो किस सोर्स से ले रहा है उसके ऊपर है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी 4 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कितना नंबर का फ्लैक्चुएट हो रहा है, 4 तो ऐसे ही हो गया और ये
1 नंबर इसका माइनस मार्किंग जोड़ो तो ये 5 नंबर में पहुंच गया। ठीक है, तो जो 55 वाले हैं वो सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, अगर इस आधार पे हुए तो वो लोग 60 में ऐसे पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि चारों क्वेश्चन उनका ये हो, लेकिन 2 नंबर का तो लीड ले सकते हैं ना। 55 से हो सकता है वो कितने नंबर में पहुंच जाए, 57 में पहुंच जाए। हो सकता है जो 57 में है वो कितने में पहुंच जाए, 55 में पहुंच जाए। तो ये ना, ये चारों जो क्वेश्चन है व्यापम का जो मॉडल आंसर आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि आप अंदर में हो कि बाहर में हो। परसों इसकी स्थिति तो है, इतना तो है, मेंटली टॉर्चर तो आप झेल रहे होंगे कि हमारा होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये डैम श्योर है कि जो 58 या 59 नंबर जिसका आया है वो अपना धूमधाम से त्योहार व्यवहार मनाइए, अच्छे से रहिए, बढ़िया धूमधाम से त्योहार व्यवहार मनाइए। आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि जो फ्लैक्चुएट करेगा वो 4 क्वेश्चन ही करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक सटीक कटअप बताया है। हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, बहुत जने का इसमें राय लिया गया है कि कितना नंबर ये हुआ है, टॉपर का कितना गया है। बहुत जने अच्छे लोग पढ़ते थे उनका भी बहुत कम नंबर गया है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से अगर आपका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, अगर आपका कम नंबर भी आ रहा है, तो आप बहुत सारे एग्जाम अभी चुनाव के बाद होनी है, उसमें आप निश्चित रूप से अपना एफर्ट लगा सकते हैं, है ना। आप क्या सोचते हैं कट ऑफ के बारे में, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि कट ऑफ तो अनुमान रहता है। हो सकता है इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए। कट ऑफ तो अनुमान रहता है जो हम प्री एस्टिमेटेड मतलब ऑडिशन करके हम बताते हैं। आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितना जाना चाहिए, या फिर आपका कितना नंबर आ रहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ठीक है, धन्यवाद।